हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे आप लोग के साथ बिहार एसएससी का साइंस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको आएगा 50 नंबर का जो जीएस है वो भी प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, और जो उसके बाद रीजनिंग है और उसके बाद 25 नंबर का आपका मैथ, यानी टोटल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पीटी में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल आप लोग के साथ साइंस आप लोग सर डिस्कस करेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन हम साइंस से लिया हूँ। ठीक है, और ये अभी जो भी वीडियो अभी चल रहा है अभी तो आप लोग को अपलोडेड मिलेगा, लेकिन जल्दी आप लोग की लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कि जो हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइंस का, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि 40 में आप कितने स्कोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने वाले, इसलिए क्वेश्चन को हड़बड़ा कर मतलब आंसर नहीं करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना, हमेशा की बात नहीं लिखा हो। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है और अवतल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के साइज के बराबर ही बनता है। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ए और बी यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, तो काल्पनिक यानी आभासी और वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब इसमें बनते हैं। और जो काल्पनिक होता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, अगर जो वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए समतल दर्पण की अगर वही हम बात करते हैं, समतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा जितने साइज का ये होता है उतना ही साइज का क्या होता है, इसका इमेज क्रिएट होता है। और ये क्या होता है, आपका काल्पनिक होता नहीं, आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने में इजी लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। वस्तु का हमेशा, देखिए हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या, देखिए सीधा प्रतिबिंब इसका मतलब क्या होगा, अवतल दर्पण नहीं होगा। देखिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण आ गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण फिर, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बदले कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि सीधा सिर्फ होना चाहिए, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर जाएगा सीधा सा डी पे जाएगा। क्योंकि समतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा 40 में आप कितने स्कोर करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। देखिए वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसका इमेज क्या होता है, उल्टा बनता है। ठीक है, क्या होता है, उल्टा बनता है। तो देखिए उल्टा किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पहले ही ऑप्शन दे रखा है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जो सीधा होता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है वस्तु का आभासी, यानी आभासी का मतलब काल्पनिक की बात किया जा रहा है, तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बताना है किस में बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, समतल दर्पण में भी बनता है, और अवतल दर्पण में भी बनता है। ठीक है, तुम तो वास्तविक भी बनता है, लेकिन आभासी सिर्फ लिखा हुआ, हमेशा नहीं लिखा हुआ। अगर एक क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट ऐसे कहता है वस्तु का हमेशा आभासी, तब जाकर आपको अवतल नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यानी तीनों बनता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों सेशन को लाइक करते चलिएगा, आप लोग के जल्द ही लाइव सेशन आने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। जैसे अगर ये हम प्लेन मिरर ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको अभिलंब बोलते हैं, तो इस एंगल को आपतन कोण बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा लिखा ने हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है, सीधा होता है। अब सीधा की बात होगी तो जाहिर सी बात, जो सीधा होता है वह काल्पनिक भी होता है। तो सीधा और काल्पनिक देखिए किस ऑप्शन में है, सीधा और आभासी लिखा हुआ, नहीं राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए आइरिस को परितारिका कहते हैं, यानी परितारिका के द्वारा क्या, तो उसको नियंत्रित किया जाता है। परितारिका यानी आइरिस के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा यहाँ पर होल होता है, इसी को हम पुतली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुपिल या पुतली इसको बोला जाता है, तो भी याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे एक बात और याद रखिएगा कि आंख में लाइट जो है
किससे होकर गुजरता है? तो कॉर्निया से होकर एंट्री करता है, भी याद रखिएगा। और नेत्रदान में किसको दान किया जाता है? तो कॉर्निया को ही दान किया जाता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चपटा दिखता है। आप कमेंट्स में बताइए कि चपटा क्यों दिखता है, कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा, ठीक है। और फिर एक बार बोलना, जो पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और 40 में आप कितने स्कोर? तो 35 आना चाहिए, 35 प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। साइंस में कम से कम 35 प्लस होना चाहिए 40 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर, देखिए हमेशा सीधा की बात, देखिए हमेशा सीधा की बात कर रहा हो, आकार में वस्तु के बराबर, तो वह समतल दर्पण में होता है। क्या होता है? वह समतल दर्पण में ऐसा होता है, याद रखिएगा, समतल दर्पण में होता है, याद रखिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 10 कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए समतल दर्पण की बात किया तो समतल में क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब सीधा की बात आई तो क्या सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा काल्पनिक होता है, जिसको आभासी भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो सीधा प्रतिबिंब तो होता है, और साथ साथ क्या होता है, जितने साइज का ये ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज का क्या होता है? इसका इमेज होता है। और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट इमेज ये दर्पण से होता है, उसका इमेज भी क्या होता है? उतना डिस्टेंस पे ही होता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात किया जा रहा है, ठीक है, हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब इस तरह क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हो गया, ये उसका फोकस होता है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु के साइज के बराबर होता है। देखिए इसमें किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी दिख रहा है कि वक्रता केंद्र पर उल्टा और वस्तु के साइज के क्या होता है? बराबर होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है उसकी क्षमता क्या होता है? देखिए उत्तल लेंस यानी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव लिया जाता है। तो जाहिर सी बात इसके जो पावर जो होगा, क्षमता जो होगा, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन के यहाँ पर धनात्मक यानी पॉजिटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर यही अवतल होता तो अवतल यानी फोकल लेंथ की बात, इसका फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए इसका पावर भी क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सेशन को लाइक करते चलिएगा, जल्दी आप लोग के लिए लाइव सेशन आने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? डायप्टर हो जाएगा, यानी पी इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। याद रखिए फॉर्मूला इसी अकॉर्डिंग क्या होता है? पावर को निकाला जाता है, जहाँ एफ हमेशा क्या होता है? मीटर में लिया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, ठीक है। तो क्यों कम दिखाई देता है? जाहिर सी बात आप लोग पढ़े होंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का। नहीं आप लोग पढ़े हो तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, यानी अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। उसी तरह सिक्का की अगर बात किया जाता है, वो भी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तभी क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो जाए, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए उसी तरह क्वेश्चन एक और आ गया, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती, इसका कारण क्या है? तो इसका भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। चलिए पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और 40 में कितने लाते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 कहता है, दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई का मतलब क्या? जैसे ये दर्पण हो गया, मान लिया अवतल दर्पण हमने लिया, चौड़ाई का मतलब इसकी बात किया जा रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको द्वारक यानी अपर्चर इसको बोला जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसको जो बीच में यहाँ पर इसको पोल बोलते हैं, यानी ध्रुव इसको बोला जाता है। ये लाइन इससे पास करता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रिंसिपल एक्सिस या प्रकाशीय रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो हम यहाँ हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। याद रखिए कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। ये मिरर की खासियत क्या है कि इसमें
वास्तविक वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो क्या प्रयोग करते हैं? तो यहाँ भी अवतल दर्पण का उपयोग किया, यानी कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक आपसे पूछा था। सबसे पहले अभी याद रखिए कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का ही होता है। तो कितना होता है? 2.42 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी हेडलाइट की, ये क्या बोलते हैं, साइड मिरर की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, साइड मिरर की बात किया तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था, याद रखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर हेडलाइट की अगर यहाँ बात किया होता, हेडलाइट की अगर बात होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक करते चलिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का था कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज प्राप्त। देखिए टॉर्च क्या होता है? टॉर्च की लाइट ऐसे चलता है ना, इस तरह से क्या होता है? डाइवर्ज होता है ना, इस तरह से। इसको बोलते हैं अपसारी। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखिए तो अपसारी दे नहीं रखा, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी अपसृप्त यानी प्रकाशपुंज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अपसारी बोला जाता है, याद रखिएगा। एक होता है अभिसारी। अभिसारी कैसा होता है? ऐसे जो एक मिलता है किसी पॉइंट पे ऐसे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए। एक होता है समानांतर, ऐसे चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए मानव नेत्र की अगर बात किया तो रेटिना, आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। रेटिना पर जो भी इमेज बनता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। कमेंट्स में लिखकर बताइएगा तो उल्टा तो बनता है, तो हम लोग को सीधा क्यों दिखता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सीधा किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सीधा क्यों देखते हैं। ठीक है, जब रेटिना पर उल्टा बनता है तो सीधा क्यों दिखते हैं। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया को क्या बोलते हैं? नेत्र समायोजन का मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट चाहे नजदीक होता है या दूर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? देख लेते हैं। ठीक है ना, और सबका इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। तो किसके द्वारा इसको, यानी समायोजन का मतलब हो गया एडजस्टमेंट, किस तरह से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सिलेरी पेशियों द्वारा, यानी सिलेरी मसल्स इसको बोला जाता है, इसी के द्वारा क्या किया जाता है? नेत्र लेंस को क्या कहता है? समायोजन एडजस्टमेंट किया जाता है। अगर यहाँ पर एक लिखा हुआ आइरिस क्या होता है? ये लाइट को कंट्रोलिंग करता है। लाइट जो आंख में एंट्री कर उसको क्या करता है? कंट्रोल। जैसे अगर ये आइरिस हो गया, आइरिस के बीच में क्या होता है? एक पुपिल होता है। इसको पुपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुपिल बोलते हैं। ठीक है, और आंख में एक नेत्र लेंस की बात, नेत्र लेंस क्या होता है? कॉनकेव होता है, सॉरी कॉन्वेक्स होता है, याद रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस होता है, भी याद रखिएगा। और एक और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है कॉर्निया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉर्निया से क्या होता है? लाइट क्या होता है? एंट्री करता है। और अभी थोड़ा देर पहले हमने बोला था कि नेत्रदान, आप लोग सुने कि नेत्रदान में किसको दान किया जाता है? तो कॉर्निया को ही दान किया जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है किसी नेत्र का निकट बिंदु आपसे पूछा। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अगर मीटर में पूछेगा तो 0.25 मीटर है, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्या? सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु पूछा जाए तो दूर बिंदु क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनंत पर। तो याद रखिएगा कोई भी नॉर्मल इंसान जो है 25 सेंटीमीटर से कहाँ तक देख सकता है? तो इन्फिनिटी तक देख सकता है। तो राइट आंसर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 कहता है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग तो हमेशा मूवी देखते होंगे बहुत सारे। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो जाहिर सी बात है रेड लाइट। रेड लाइट का उपयोग किया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, रेड लाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब इसका क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड नहीं होता, ठीक है ना, इसका स्कैटरिंग कम होता है, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसी की वजह से इसका सिग्नल यानी खतरे के सिग्नल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी यानी रेड कलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का था किलोवाट घंटा लिखा हुआ, मात्रक है किसका, किलोवाट, देखिए किलो वाट आवर लिखा हुआ, ठीक है ना, तो किसका मात्रक होता है, ये ऊर्जा का यानी एनर्जी का मात्रक होता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका बी। लेकिन अगर हम यहाँ पर से सिर्फ किलोवाट की अगर बात करते हैं तो ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसलिए यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये से लग गया तो ऊर्जा हो जाएगा, रेस को अगर हम हटा दूँ किलोवाट रहेगा तो ये किसका हो जाएगा, शक्ति यानी पावर का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 30, कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा, टंगस्टन जिसका संकेत होता है W होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, भी याद रखिएगा 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जब विद्युत बल्ब की बात, इसके अंदर क्या फिल किया रहता है, तो आर्गन गैस होता है, प्लस इसके साथ नाइट्रोजन को भी फिल किया जाता है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तांबा की बात है, तांबा की आपको पता है कि ये मेटल है, इससे वायर बनाए जाते हैं जनरली। अगर आपसे पूछा कि सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, तो कौन होता है, सिल्वर होता है, लेकिन इसका यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी में नहीं किया जाता क्योंकि कॉस्टली होता है इसीलिए। एक यहाँ पर लिखा है प्लेटिनम, जिसका संकेत होता है पीटी, जिसका संकेत क्या होता है, पीटी होता है। सबसे क्या होता है, हार्डेस्ट मेटल होता है, सबसे क्या होता है, हार्डेस्ट मेटल होता है। अगर आपसे पूछा है सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस पूछा है तो डायमंड बताना है, क्या बताना है, डायमंड बताना है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक आपसे पूछ, हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सा होता है, प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है और ट्राइट्रियम होता है, तीनों याद रखिएगा। और हाइड्रोजन की समस्थानिक का एक सबसे खास बात क्या आप लोग को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एक के समस्थानिक ऐसा जिसका तीनों का नाम अलग अलग है, जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होता है, तो 3 होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं पूछा आपसे, कौन नहीं है, तो ट्रांसियम जो यहाँ पर एक जो वर्ड लिखा है ये जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं, बाकी प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, देखिए कहीं ट्रिटियम लिखा कहीं ट्राइटियम लिखा रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है हाइड्रोजन में कि हाइड्रोजन कौन सा समस्थानिक जो है रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है, तो ट्राइटियम होता है, ठीक है, भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हुआ, ट्राइटियम कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइटियम कहते हैं। इसमें परमाणु कितना होता है, 1 होता है, इसमें न्यूट्रॉन कितना होता है, तो 2 होता है, याद है 2 न्यूट्रॉन इसमें होते हैं, ठीक है। और साथ साथ ये भी याद है हाइड्रोजन कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो प्रोटियम में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, याद रखिए प्रोटियम में न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 34 का दे रखा, आपको ध्यान दीजिए, देखिए सबका परमाणु संख्या आपको समान यानी 8 दे रखा, दिख रहा है ना, आपको पता है नीचे जो होता है परमाणु संख्या, ऊपर जो होता है पर ये द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है। तो देखिए परमाणु संख्या सबके समान होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला यानी समस्थानिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगर एक रहता है यहाँ पर कि सबका परमाणु संख्या अगर अलग अलग होता है, द्रव्यमान संख्या अगर इक्वल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समभारिक उसको बोलते हैं, जिसको आइसोबार बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखिए डी पे थोड़ा सा ध्यान दे, डी क्या कहता है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दोनों भिन्न होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है आपको दे रखा है क्रिप्टन दे रखा, तो यहाँ पे देखिए क्रिप्टन में आप एक क्रिप्टन जो दे लिखा है यहाँ पे 36 लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है 37 लिखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग दे रखा है, द्रव्यमान संख्या भी क्या है अलग अलग दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि डिफरेंस जब चेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो दोनों न्यूट्रॉन की संख्या क्या आएगा समान होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाला, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या अगर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा, इसीलिए क्या हो गया ये आपका सम न्यूट्रॉनिक हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का था निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह आपसे पूछा कि सम न्यूट्रॉनिक समूह इसमें कौन है। तो सम न्यूट्रॉनिक समूह का मतलब क्या हो कि सम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। देखिए पहला चेक कीजिए, यहाँ पर 6 परमाणु संख्या 6 द्रव्यमान संख्या कितना 12, तो माइनस किया तो 6 आएगा, इसमें 7 यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। 12 में से 6 12 में 6 यहाँ पर 6 आ गया, 14 में से 7 गया तो 7 ये भी नहीं होगा। सी चेक कीजिए 12 में से 6 गया 6, अब 15 में से 7 गया 8 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ला जाहिर सी बात है डी होना चाहिए, डी को चेक कर लें। 14 में से 6 गया तो आपका 8 हो जाएगा, अब 15 में से 7 गया तो यहाँ भी 8 आ रहा है, 16 में से 8 गया तो 8 है। इसका मतलब क्या तीनों न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया समान हो गया, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन जो हो गया आपका सम न्यूट्रॉनिक हो, राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38। यहाँ पर देखिए लिथियम दे रखा है, यहाँ पर दे रखा 3, यहाँ पर दे रखा 7, बेरिलियम का दे रखा है यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है। यहाँ का डिफरेंस चेक कीजिए तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी डिफरेंस कीजिए यहाँ भी 4। इसका मतलब क्या हुआ दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो गया, तो इसलिए सब न्यूट्रॉनिक होगा। तो सब न्यूट्रॉनिक एक इंग्लिश में क्या बोलते हैं आइसोटोन बोलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी आप लोग के लिए लाइव सेशन आने वाला है साइंस का, और साथ साथ जो आपको बच रहा है जीके का वो भी आप लोग को 50 क्वेश्चन जल्द से जल्द कराया जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 का था ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः आपको बताना क्या है। तो ये ट्राइटियम की बात करता है तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा सब में समान होगा, तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा 1 होगा, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 किस ऑप्शन है, तो पहले यहाँ प्रोटॉन है तो 1 पहले होगा और 2 बाद में होता है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में कौन से युग में सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। तो इसमें देखिए सोडियम आयन की बात इसमें 10 है, इसमें कितना है आपका इसमें एक लॉस कर दिया 18, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीधा यहाँ पर डी पे आइए। डी कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा लॉस करेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगर हम कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है, लेकिन कैल्शियम आयन दे रखा है यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका मतलब क्या हुआ 18 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर सल्फर की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना सल्फर में कितना होता है 16 होता है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है, क्योंकि ये अधातु है तो गेन करते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 18, मतलब दोनों में 18 आ गया, इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 एमसीक्यू जो साइंस से डिस्कस किया और ये बिहार एसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस किया हूँ, ठीक है। इसी तरह से लेवल धीरे धीरे क्या होगा आप लोग के लिए हाई होता चला जाएगा, ठीक है दोस्त। और बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में अपने सर्कल में से शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्त। इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।